नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के आज नतीजों का दिन है। मतगणना जारी है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर रुझानों में बनती हुई दिख रही है। चाहे बिहार उपचुनाव हो, चाहे यूपी उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है आगे दिख रही है। कहा जाए तो चप्पा चप्पा भाजपा वाली स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथी यहाँ पर लगे हुए ताकि आपको मतगणना की सबसे तेज तस्वीर दिखा सके, सबसे सही और सटीक विश्लेषण कर सके। तमाम लोग हैं हमारे साथ। अविनाश सर, अभी क्या तस्वीर है? अभी तस्वीर ये है कि महाराष्ट्र में तो 200 के पार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की महायुति, और बीजेपी अकेले ही सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है। तो 100 से ज़्यादा सीटें उसकी अब लगभग तय है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कांटे का मुकाबला है, बस आगे पीछे होता जा रहा है। जो वहाँ पे तो अब एनडीए और इंडिया अलायंस की बात हो रही है, तो फिलहाल अभी इंडिया अलायंस भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 4-5 सीटों का ही अंतर है, लेकिन अभी वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सिर्फ रुझान है, थोड़ी देर में ये बहुत बाजी पलट सकती है। हाँ, 2-3 जगह हैं जहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, और सबसे बड़ी जीत इसमें यह है प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो वायनाड से राहुल गांधी ने जो सीट खाली की थी लोकसभा वाला, वहाँ पे बाईपोल हुआ है। तो अभी का आंकड़ा ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 1 लाख वोटों की लीड अप कर चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बदलने वाला नहीं है। सिर्फ मार्जिन देखना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का मार्जिन राहुल गांधी से ज़्यादा रहता है कि राहुल गांधी से कम रहता है। तो अभी की तो तस्वीर फिलहाल यही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत झटका समाजवादी पार्टी को लगा है कि जो लोकसभा में जिसने जैसा पेस उसने बना रखा था, वैसा पेस इस बार दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। करहल जो उनकी परंपरागत सीट है, वो वहाँ पे आगे बढ़त बनाए हुए हैं। फूलपुर में उनकी आगे बढ़त है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, सीसामऊ जो इरफान सोलंकी की सीट है, वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी की अभी की जो लीड है वो करीब 10,000 की है। तो अगर 15-17 हज़ार की लीड विधानसभा में हो जाती है तो उसको निर्णायक मान लिया जाता है एक तरीके से कि हाँ, फिर ये निकल सकता है। लेकिन चूंकि अभी गिनती के मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो इस वजह से अभी कुछ भी फाइनल तौर पर कहना, खासतौर से विधानसभा के किसी भी नतीजे में, अभी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में करीब 7-8 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मतलब मुख्य पार्टियां हैं। तो आप इसमें से किस पार्टी को देख रहे हैं कि भाई कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होते हुए आप देख रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अकेले दम पर 100 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि वो अपना मेंटेन कर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी थी, और कांग्रेस, यही 2 पार्टियां टूटी नहीं थी। और जो सबसे कमज़ोर कड़ी महायुति की बताई जा रही थी कि अजित पवार हैं, वो भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता बताए जाते थे कि महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता हैं शरद पवार, इस पूरे चुनाव में सबसे कमज़ोर कड़ी शरद पवार और राज ठाकरे दिख रहे हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है महाराष्ट्र में। तो क्या आयुष अब ये माना जाए कि जो महाराष्ट्र में अगर बीजेपी जिस गठबंधन को लीड करे, अगर वो सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री अब भाजपा का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है? कह तो यही सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन अगर ये है कि बीजेपी जो है 135 के आसपास रहेगी तो एकनाथ शिंदे और ये लोग मिलकर बना सकते हैं। क्योंकि अजीत पवार ने एक दिन पहले ही उनके पोस्टर लग गए थे, तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि किंग मेकर हम बनेंगे। तो अगर अड़ंगा लगा मुख्यमंत्री के नाम पर तो अजीत पवार के उसमें लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी आगे बढ़ती है, 135 क्रॉस कर जाती है, तो शायद फडणवीस ही सीएम बनेंगे दोबारा से। चलिए आश्रय के पास आते हैं। हमारे सहयोगी हैं, ये झारखंड विधानसभा चुनाव कवर करके भी आई हैं, तो ज़रा चेहरा दिखाइए। ये हमारी स्टार रिपोर्टर हैं। आपको बता दें, खूब इन्होंने पसीना बहाया है वहाँ पर, और खूब जो है वहाँ पर गई थी और खूब कवरेज किया था जमकर। तो आप जब वहाँ पे कवरेज करने गई थी, आप जब आशी आई थी, तो आपसे मेरी बात हुई थी। आपने कहा था कि यार किसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर लीड करेगी। लेकिन जब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो कांग्रेस जो है पिछड़ती नजर आ रही है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली। मैंने ऐसा कहा था कि झारखंड में बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। इनफैक्ट जिस दिन एग्जिट पोल पर मैं और बाबा चर्चा कर रहे थे, उस दिन भी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल जो एजेंसी है वो सेफ प्ले कर रही है। वाकई ज़मीनी हकीकत ग्राउंड ज़ीरो पर मामला कुछ ऐसा ही है कि सब कुछ बहुत 50-50 चल रहा है। कुछ भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, और हम भी उस दिन इसलिए कुछ भी कहने से बच रहे थे। मैं पर्सनली कुछ भी कहने से बच रही थी, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के देखा तो वोटर्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फर्स्टली मुझे लगा। हरियाणा को देखने के बाद फिर हमने एक सीख भी ले ली कि पहले से कोई भी धारणा मन में ना बनाओ। लेकिन झारखंड ज़मीनी स्थल पर बहुत ही ज़्यादा बटा हुआ मुझे दिखा था। तो क्या लगता है आपको, फाइनल तस्वीर क्या होगी झारखंड की? अभी तो रुझान चल रहे हैं।
हाँ, अभी तो रुझान चल रहे हैं और अभी बहुत अर्ली फेज़ है, 1-2 घंटे में जो है स्थिति और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती है, उसके बाद मैं कुछ कहूँगी। लेकिन मैं अभी अपने बात पर अटल हूँ, कायम हूँ कि झारखंड में बहुत 50-50, अगर कोई भी पार्टी दोनों में से जीतेगी तो बहुत कम मार्जिन से ही जीतेगी। अविनाश सर, मैं आपके पास आऊँगा कि इस बार जो है बीजेपी देखिए तो चौतरफा, मतलब कहा जा रहा है कि चौतरफा बीजेपी अच्छा कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? एक समय जब नारा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बहुत पॉपुलर नारा था, और लगता है कि क्या उसके बाद से अब ये ऐसा दौर आया कि सबसे पॉपुलर नारा इस समय निकल के चला है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं इन चुनावों में? क्या नैरेटिव सेट किया इस नारे ने? अब रुझान तो ये बता ही रहे हैं कि नैरेटिव तो सेट हो ही गया है, और रुझान यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा में गलतियां की थी, वो जब 3 महीने का टाइम इनको मिला है, 4 महीने का टाइम मिला है, तो वो सारे पेज जो ढीले हो गए थे थोड़े थोड़े, उसको कस दिए गए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है कि लोकसभा में जो बताया जा रहा था कि संघ बहुत नाराज़ है, उस संघ ने अपनी नाराज़गी दूर कर ली थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान ही, और तभी हरियाणा में पूरी दुनिया कहती रह गई कि कांग्रेस वहाँ जीत रही है और बीजेपी ने बाजी पलट दी। बीजेपी के बाजी पलटने में संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन तो बेहतर किया ही है, जो संघ ने उसको सपोर्ट किया है वो साफ साफ है। और इन रुझानों में अब समझ में आने लगा है कि चाहे वो आदिवासी बहुल बेल्ट में काम करने की बात हो, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो माहौल बनाने की बात हो, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर के कांग्रेस के सब तमाम नेताओं के खिलाफ बात करने की बात हो, शरद पवार को कमज़ोर करने की बात हो, बहुत सारे कांड हुए जिसमें बीजेपी ने अपने आप को दुरुस्त किया है, जिसको कहते हैं ना कोर्स करेक्शन। तो जो ओवर कॉन्फिडेंट पहले बीजेपी थी, 2024 के जब लोकसभा चुनाव में उसको झटका लगा, तो उसने अपना कोर्स करेक्शन किया है धीरे धीरे। वो कोर्स करेक्शन झारखंड में भी दिखा, वो कोर्स करेक्शन महाराष्ट्र में भी दिखा, और वो कोर्स करेक्शन का जो आखिरी नतीजा था वो तो हमने हरियाणा में देख ही लिया था। चुनाव से पहले बाल ठाकरे का जो एक पोस्टर था वो खूब चर्चाओं में था। शिंदे ने अखबारों के पहले पेज पर वो तस्वीर लगाई थी कि बाल ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूं। तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़े तो जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, शटर गिरा दी, ऐसा कहें? देखिए, तो अगर बात सिर्फ विचारधारा की है तो विचारधारा तो किसी की भी नहीं रह गई ना। उद्धव ठाकरे ने, चलिए आप मान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया और वो कांग्रेस के साथ चले आए, शरद पवार के साथ चले आए, तो उद्धव ठाकरे को झटका लग गया। तो फिर अजित पवार क्या है? अजित पवार ने भी तो उस विचारधारा से समझौता किया जिस विचारधारा के आधार पर एनसीपी बनी थी, और अजित पवार से किनारा उसी विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, एकनाथ शिंदे ने भी किया, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से था, योगी आदित्यनाथ का था। उस नारे का समर्थन बीजेपी ने किया, फडणवीस ने खुले मंच पे कहा, शिंदे ने उसका समर्थन किया, फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ इस एक मुद्दे पर हमारी अजित पवार से नहीं बनती है। इसके बावजूद भी तो अजित पवार उनके गठबंधन में है ही। तो बात तो विचारधारा की अब रही नहीं गई है, कोई विचारधारा नहीं है, किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। कट्टर हिंदुत्व चल रहा है ना कि कौन ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व है, कौन कट्टर हिंदुत्व का हितैषी है? नहीं, निश्चित तौर पे ये है कि भारतीय, और इसमें बीजेपी को महारत हासिल है, तो बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की राह पे तो चली, लेकिन अगर इसी एक्सट्रीम कट्टर हिंदुत्व की राह पे ही चलना था तो फिर महायुति में अजित पवार को लेने की क्या जरूरत थी? महायुति में अजित पवार आते हैं, नवाब मलिक, सना मलिक उनके उम्मीदवार बनते हैं, जिशान सिद्दीकी उनके उम्मीदवार बनते हैं, फिर भी तो बीजेपी खड़ी है। ठीक है कि उसने अलग किया, बाहर से दिखाने के लिए अलग किया कि हम वहाँ प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, नवाब मलिक की सीट पर प्रचार करने नहीं गए, सना मलिक पे नहीं गए, लेकिन हैं तो साथ में तो उन्हीं के हैं। बीजेपी कितना सीट जीत जाएगी तो 144-45 सीटें तो नहीं जीत रही है अब भी, इस पूरे रुझान के 288 सीटों के बाद भी उनको ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उस ज़रूरत को कौन पूरा करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे अब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस जितना बड़ा दिल एकनाथ शिंदे दिखा पाएंगे? तभी तो सरकार बनेगी। या फिर अजित पवार का आप साथ लेंगे? जैसे ही आप अजित पवार का साथ लेंगे फिर आप पे वही ठप्पा लगेगा जो उद्धव ठाकरे का ठप्पा लग चुका है। तो हो सकता सरकार बन रही है, लेकिन ये विचारधाराओं का टकराव इतना आसान अभी नहीं रहने वाला है। ये हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भाई महायुति में भी जो है 2-3 पार्टियां हैं, पवार जी हो गए हैं या फिर शिंदे जी होंगे, तो ये लोग जो हैं अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, तो ये लोग इनसे टूट का डर था कि भाई ये तोड़ सकते थे, लेकिन अब इनके खुद ही नंबर थोड़े से कम है और भाजपा अपने दम पे जो है खूब सारे नंबर लेके आई है, तो अब ये माना जाए कि अब मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। ये नंबर नहीं भी लेके आती तो मुख्यमंत्री भाजपा ही खाता, क्योंकि ये पहले ही तय हो चुका था। अगर आपका चेहरा होता कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसकी खुले मन से घोषणा की गई होती है। हमने बिहार का उदाहरण देखा है, नीतीश कुमार सबसे छोटी पार्टी
तीन दलों में। इसके बावजूद अमित शाह ने भरे मन से कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी वजह से जब बीच चुनाव में ये सारी चीज़ें चली कि देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना दावा किया, एकनाथ शिंदे ने भी अपना दावा किया, ये जैसे ही एग्जिट पोल आए तो अजित पवार ने अपना दावा किया, उनके पोस्टर लग गए, नवाब मलिक बार बार दावा कर ही रहे थे। तो ये तो पहले से प्री प्लान था कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। उस समय बीजेपी की मजबूरी ये थी कि अगर वो डिप्टी सीएम का पद नहीं लेती तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, फिर ये इतनी तैयारी भी नहीं कर पाते। मजबूरी में उस समय उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया था। आपको याद होगा जब 2022 में सरकार बनी थी, देवेंद्र फडणवीस ने ये तो कह दिया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री होऊंगा। फिर जब दिल्ली से आला कमान का मैसेज जाता है कि नहीं आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं अब उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। जो रुझान हैं ये अगर परिणाम में तब्दील होते हैं तो क्या कहा जाए, किन किन नैरेटिव्स पे मोहर लगी है कि हाँ भाई ये जो नैरेटिव बनाए गए थे इस पे मोहर लगी, जनता ने कि हाँ ठीक है। जैसे इन्होंने कहा था कि भाई हमारी पार्टी को तोड़ा गया, सहानुभूति वाले वोट हमें मिलेंगे, इनको ऐसा लग रहा था महाविकास आघाड़ी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दो चीज़ें तो सबसे बड़ी हैं। इस जीत से ये साबित हो जाएगा कि शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की ही है। इससे ये साबित हो जाएगा कि जो एनसीपी है वो अजित पवार की ही है। इससे ये साबित हो जाएगा कि जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव है वो आगे भी चलता रहेगा। और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करने में कांग्रेस की तरह नहीं है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और बीच चुनाव में ही सारा पासा फेंक करके और खड़ी हो जाए। हमारे साथी आयुष जो हैं ये लंबे समय तक ये महाराष्ट्र में जो है चुनावी कवरेज करते रहे हैं और बहुत लंबा समय इन्होंने मुंबई में बिताया है, खूब वहाँ पे घूमे फिरे हैं, तो इनसे भी जानेंगे। आयुष क्या है मतलब महाराष्ट्र की जनता का ये क्या खेल है? मतलब आप देखिए लोकसभा चुनाव में एक तरफ इन्होंने खूब प्यार बरसाया था उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर, वहीं जब विधानसभा चुनाव आया तो अब देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता जो है सो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है झुकी नज़र आ रही। ऐसा क्या? देखिए सबसे पहले हमें ना मुंबई को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में अकेले 30 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। और जहाँ पहले उद्धव ठाकरे का गुट हुआ करता, मतलब गढ़ हुआ करता था मुंबई, वहीं अब जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा शिफ्ट जा रहा है बीजेपी की तरफ। मुंबई की बहुत सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो वर्ली सीट से मतलब बहुत बड़े नाम हैं, उनको कड़ी टक्कर मिल रही है मिलिंद देवड़ा से। अच्छा, तो मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको बीजेपी वाले जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं या महायुति के जो प्रत्याशी हैं, वो टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में मतलब पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है, ये है। तो क्या लगता है कि जो अभी रुझान दिख रहे हैं यही परिणाम भी कुछ ऐसे ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप? वैसे अभी हम जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारी, तो इसमें 217 चल रहा है बीजेपी का जो गठबंधन है। उम्मीद करते हैं यही 200 के आसपास, मतलब 15-20 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ज़्यादा तो हम कंफर्म 12 बजे के बाद ही कह पाएंगे, तब तक कुछ उलटफेर हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सर क्या आंकड़ा, अभी क्या ताज़ा अपडेट क्या आपके पास, क्या लग रहा है कि मतलब क्या वहाँ पे दिख रहा है? 50-50 दिख रहा है या फिर किसी की पार्टी की सरकार बनती दिख रही है वहाँ पर? नहीं, झारखंड में इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और हेमंत सोरेन जो हैं वो आगे निकलते हुए दिख रहा है। ये लग रहा है कि वो सरकार बना लेंगे। अभी जिस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है, अगर उसी को आधार बनाया जाए तो फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो अभी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक जो अभी दिलचस्प चीज़ मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में ये रुझान है जिसमें महायुति को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और महाविकास आघाड़ी ने अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। अभी वो 12 बजे का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। जब हम ये बातें कर रहे हैं तो अभी 11 बजने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। संजय राउत कह रहे हैं कि अब विपक्ष का कोई नेता ही नहीं रहेगा, ये जनता को भी स्वीकार नहीं है और हमें तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है, उन्होंने हमारी सीटों की चोरी कर ली है। तो जो एक विपक्ष का बहाना होता है वो तमाम बहाने अब संजय राउत पहली बार खुल करके सामने आए हैं और वो ये लगातार बोल रहे हैं। संजय राउत का एक फिक्स होता है कि वो अपने घर पर रहते हैं, सुबह 9:30-10 बजे पत्रकारों को बुलाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। तो वही पूरी बातचीत आज भी उन्होंने की है और उन्होंने एक तरीके से नतीजों के आने से पहले ही, अभी रुझान में 4-5 राउंड की मुश्किल से गिनती हुई है और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि वो जिस तरीके से बयानबाजी है वो हताशाही है एक तरीके से। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है
और इस पर जो शुरुआती रुझान है उसको लेकर हमने बातचीत की, एक विश्लेषण देने का आपके सामने हमने प्रयास किया कि भाई इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि जब बीजेपी जो है महाराष्ट्र में लीड कर रही है या फिर झारखंड में 50-50 दिख रहा है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है। बाकी हमारी ये बातचीत जो हमारे न्यूज रूम से जो हमने लाइव की, आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि जो शुरुआती रुझान है यही रहने वाले हैं या फिर परिणाम कुछ और होने वाला है। अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव पर चुनावी कवरेज जारी है।